कमांडर इन चीफ ऑफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बशीर ज़ेब बलोच ने इंतहाई बेरहम जंग के आगाज का ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, बलूचिस्तान में इंतहाई बेरहम जंग का आगाज हुआ चाहता है। क्या अब ये समझा जा सकता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और BLA के दरमियान कैदियों के तबादले के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो नाकाम हो चुके हैं या फिर डेडलॉक का शिकार हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान में असल में किसकी रिट कायम है, रियासत की, सरफराज बुगटी की, या BLA सरबराह बशीर ज़ेब बलोच और BLF सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच की। क्या BLA और BLF बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ और बैरूनी सरमायाकारी को रोकने के अहदाफ के हुसूल में कामयाब हो चुके हैं? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे BYC ने बलूचिस्तान की सुलगती सूरत हाल पर पॉलिसी स्टेटमेंट जारी कर दिया है और वाज़े किया है कि बलूचिस्तान को इज्तिमाई सजा का तजर्बा गाह बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में इज्तिमाई जबर के खिलाफ मुजाहिमत ही वो रास्ता है जो जुल्म को बेनकाब कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप भी करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहें वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान इंतहाई सुलगते सूरत हाल है बलूचिस्तान की और हर गुजरता दिन एक भयानक तारीख रकम कर रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त यानी आज तकरीबन इस वक्त तक जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कमोबेश 15 अफराद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें 3 सगे भाई शामिल हैं और आज पंजगूर सबसे ज्यादा हदफ पर रहा। इस वक्त के आदाद शुमार के मुताबिक हब चौकी से आवाराम के दादशाह वल्द फजल करीम, पंजगूर से हलीम वल्द मोहम्मद सिद्दीक, हब चौकी से आवारान के शाहमीर वल्द अब्दुल रज़ाक, खुजदार से नवाज शरीफ वल्द फजल करीम, सोराब से मुर्तज़ा वल्द याहया और सोराब से ही तैमूर वल्द इमाम बख्श, पंजगूर से जहांज़ेब वल्द अली और उसके अलावा चागी दालबंदीन से आमिर बलोच वल्द अहमद यार और हब चौकी से गुलाम सरवर वल्द ईदू और फिर पंजगूर से अवैस वल्द मोहम्मद यार और बख्तियार और फिर वली बिलाल वल्द हाजी इनको और खारान से किफ़ायतुल्लाह और इज़्ज़तुल्लाह को जबरी तौर पर हिरासत में लेकर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। तो ऐसी सूरत हाल में जब बलूचिस्तान एक सुलग रहा है, बलूचिस्तान की गली गली में खौफ और दहशत का माहौल है और इस वक्त जब हम व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक की अगर मैं आपको बताऊं तो बलूचिस्तान में कमोबेश 11 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। लेकिन अहम तरीन मामला यह है कि मच में BLA के जंगजुओं ने फोर्सेस के एक काफिले पर घात लगाकर और बहुत बड़ा हमला किया, जिसके नतीजे में इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 4 एहलकारों की हलाकत और 3 के जख्मी होने का दावा किया जा रहा है और फिर पंजगूर में मजमूई तौर पर 9 अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हो रहे। पंजगूर दस्तक में मुसल्लह अफराद के हमले में बिजनेसमैन हाजी दाऊद अपने 6 साथियों समेत हलाक हो गया और उनके ज़ेर इस्तेमाल 2 गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी गईं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कल ही आपकी खिदमत में रखा था कि एक गाड़ी पर फोर्सेस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जो है वो जाँ बहक हुई। बुनियादी तौर पर ये अफगानी थे और ये ईरान की सरहद को गैर कानूनी तौर पर पार करना चाह रहे थे। इसके अलावा हब में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल और 3 के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि किला सैफुल्लाह से एक लापता शख्स की लाश बरामद हुई है। तो ऐसी सूरत हाल को
मद्देनजर रखते हुए BYC ने वाज़ेह तौर पर एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है। BYC ने कहा है कि रियासत ने बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम नाफिज कर रखा है, जिसके तहत पूरे बलूचिस्तान को अमलन एक जिंदान में तब्दील कर दिया गया है, जहां मामूल की शहरी जिंदगी शदीद मुतासिर हो चुकी है। नेक्रोपॉलिटिक्स में मुबनी इस तर्ज हुक्मरानी के नतीजे में रोजाना जबरी गुमशुदगियां, टारगेट किलिंग, फौजी ऑपरेशंस और देहात का अस्करी मराकज में तब्दील हो जाना रोजमर्रा की जिंदगी को मफलूज कर चुका है। मजीद कहा गया है कि फोर्सेज ने अपने अलग कवानीन नाफिज कर रखे हैं, जिनके तहत कई इलाकों में शाम के बाद नक्ल हरकत पर सख्त पाबंदियां आयद हैं, जिसके बायस तिब्बी इमरजेंसी की सूरत में भी घर से निकलना दुश्वार हो जाता है। लापता अफराद को जाली मुकाबलों में मारकर उन्हें मिलिटेंट करार देना बार बार रिपोर्ट होने वाला अमल बन चुका है। लवाहकीन को जबरदस्ती सरकारी बयानिए के मुताबिक बयानात देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मजबूर करना और खौफ व हिरास की फिजा कायम रखना भी इसी कंट्रोल के निज़ाम का हिस्सा है। इसके अलावा रियासती बयानिए के तहत हर बलोच को मशकूक बना दिया गया, जिसके नतीजे में पूरे माशरे को इज्तिमाई तौर पर सजा दी जा रही है। BYC की क़यादत को कैद करना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि मुबैना जंगी जराइम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जारी जबर को छुपाया जा सके। इस पॉलिसी को बगैर किसी मुज़ाहमत के जारी रखा जा सके, ताकि जारी भी रखा जा सके। जब एक रियासत बगैर किसी तफरीक के न बच्चे को देखती है, न बूढ़े को और न ही औरत को, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ये महज इनफरादी इक़दामात नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल इज्तिमाई सज़ा का निज़ाम है। ऐसे हालात में इज्तिमाई जबर के खिलाफ इज्तिमाई शऊर, यकजहती और मुज़ाहमत ही वो रास्ता है जो जुल्म को बेनकाब कर सकता है और इंसाफ और सच के वकार की जदोजहद को जिंदा रख सकता है। तो यही सूरत हाल है। मैंने आपको याद होगा जब डॉक्टर महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया था 3 MPO के तहत, उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि रियासत के पास इनको जो चॉइसेस हैं वो भी उन्होंने सामने रखी। बार बार BYC की क़यादत को मजबूर किया गया, प्रेशराइज्ड किया गया, थ्रेट किया गया था कि आप डील कर लें, लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच ने कैद को डील पर तरजीह दी और यही वजह है कि डील न करने की वजह से डॉक्टर महरंग बलोच इस वक्त जेल में हैं। तो जिस तरह मैंने इब्तिदा में आपसे बात की थी कि बलूचिस्तान में असल में रिट किसकी कायम है, मैं इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं आपको कि कॉमरेड अफरासियाब खटक का एक ट्वीट आज मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तारीखी अक़वाम को चीर फाड़ कर हजम करने का तारीख ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सिकंदर आज़म, चंगेज़ खान, तैमूर, बाबर और फरंग के हमले और फतूहात उनकी शनाख्त को मिटा नहीं सके, तो फिर इस दिवालिया और भीख मंगे टोले की औकात ही क्या है। अलबत्ता ये मुल्क को रियासत से राजवाड़ा ज़रूर बना देंगे। अगर इसी बात को मैं ज़रा सा खोलने की कोशिश करूं तो अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि BLA और BLF के शदीद हमलों, फिदाई कार्रवाइयों और सोशल मीडिया की वार के बिना पर बलूचिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी रोकने के अहदाफ में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। फील्ड मार्शल और वजीर आज़म ने एक साल में 40 से ज़ायद गैर मुल्की दौरे किए हैं, जिनमें 12 दौरे सिर्फ सऊदी अरब के हैं, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 42% गिर गई। दूसरी तरफ मुनाफे की बैरूनी मुल्क मुंतकली में 66% इजाफा हो गया। SIFC, उड़ान पाकिस्तान और ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम जैसे मंसूबे जमी बोस हो चुके, नाकाम हो चुके। इस सबब के बावजूद वजीर आज़म के करतूत देखें कि शहबाज शरीफ 15 फरवरी को पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ से फिर लंदन गए, लंदन क़याम के बाद अमेरिका गए, फिर बोर्ड ऑफ पीस इसराइल के साथ इजलास में शिरकत की, फिर अमेरिका से फिर 21 फरवरी को वापस लंदन आए, लंदन से आज 23 फरवरी को कतर गए, कल कतर का दौरा करेंगे और 2 मार्च को फिर वो रूस जाएंगे।
اب مجھے بتا دیں کہ اس ایسی حکومت اس ملک کو کیا ڈیلیور کر سکتی ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سسٹم ہے یہ بالکل ہی ڈیفالٹ کر چکا ہے, یہ ختم ہو چکا ہے. اگر میں بات کروں بلوچستان کے حوالے سے تو پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ رٹ کس کی ہے اور فیلیور کس کا ہے. 2025 میں بی ایل ایف اور دیگر آرگنائزیشنز نے سیکیورٹی فورسز پر ہزاروں حملے کیے, سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں, ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے ہوئے. وجہ کیا نکلی؟ سیکیورٹی فیلیور, انٹیلیجنس فیلیور. 2 اسسٹنٹ کمشنرز کو اغوا کر لیا گیا. وجہ کیا نکلا؟ سیکیورٹی فیلیور. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکہ ہوا. وجہ کیا نکلا؟ انٹیلیجنس فیلیور, سیکیورٹی فیلیور. جعفر ایکسپریس ہائی جیک ہوئی. جعفر ایکسپریس کے ہائی جیک ہونے کی وجہ کیا نکلی؟ سیکیورٹی فیلیور, انٹیلیجنس فیلیور. اور اس کے علاوہ جعفر اور بولان ایکسپریس پر ایک سال میں 30 سے زائد گھاتک حملے ہوئے. وجہ کیا نکلی؟ سیکیورٹی فیلیور, انٹیلیجنس فیلیور. اے پی ایس خوزدار حملہ ہوا. وجہ کیا نکلا؟ انٹیلیجنس فیلیور. چاغی ریکارڈنگ حملہ. وجہ کیا نکلا؟ انٹیلیجنس فیلیور. سوراب پر 1 ماہ تک جنگجوؤں کا قبضہ رہا. وجہ کیا رہی؟ سیکیورٹی فیلیور. ہیرو آف 2 کوئٹہ سمیت 18 شہروں پر جنگجوؤں کا قبضہ. وجہ سیکیورٹی فیلیور, انٹیلیجنس فیلیور. ہیرو آف 2 میں 1000 سے زائد اہلکاروں کی ہلاکت اور زخمی ہونا. وجہ سیکیورٹی فیلیور, انٹیلیجنس فیلیور. اس وقت 7 اہلکار تقریباً 12 سے 13 روز ہو چکے ہیں حراست میں ہیں اور ان کو تلاش نہیں کر پا رہی جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری کی جو ادارے ہیں وہ. تو وجہ کیا ہے؟ انٹیلیجنس فیلیور. تو اس صورتحال کو دیکھوں تو پھر مجھے محمود اچکزئی کا آج کا ایک ٹویٹ مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا حل نکالا جاتا ہے. یہاں 60 لوگ روزانہ, مہینے میں 1800 اور سالانہ 21,000 لوگ گولیوں سے مرتے ہیں. کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. یہ ہے ریاست کا بیہیویئر. تو ہم اگر آگے چلیں تو پھر میں بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ اور موجودہ رکن پنجاب بلوچستان اسمبلی میر ظفر اللہ زہری کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی رٹ انتہائی کمزور ہو چکی ہے, بلکہ ختم ہو چکی ہے. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر صوبے کی شاہراہیں مسلح افراد کے کنٹرول میں رہتی ہیں. بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی نہیں بلکہ بلوچ لبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب بلوچ اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی رٹ قائم ہے. اچھا, ان کے لوگ راتوں کو گشت کرتے ہیں, سڑکوں پر ناکہ بندی ہے. لوگ فورسز سے زیادہ پہاڑ والوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں. بلوچ خواتین اپنے زیورات بطور کمک بی ایل اے کے لوگوں کو دے رہی ہیں. حکومت انہیں طاقت سے نہیں روک سکتی. اگر طاقت اور نسل کشی کے ذریعے لوگوں کو مارا جائے گا تو مائیں اور بچے جنم لیں گی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ بلوچوں کو ماریں گے یا تو پھر عورتیں بچے پیدا کرنا ختم کر دیں تب نسل کشی ہو سکتی ہے, یا تو آپ لوگوں کی عورتوں کی کوک کو بانجھ کر دیں, مردوں کو ختم کر دیں, تبھی بلوچستان ایک بدترین نسل کشی کا نشانہ بن سکتا ہے اور جہاں ریاست اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے. موجودہ صورتحال میں ریاست کی رٹ کہیں نظر نہیں آ رہی بلوچستان میں. جو ریاست اپنے ساتھ اہلکاروں کو تلاش نہ کر سکتی ہو, جو اپنے اہلکاروں کی تلاش کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہو, ایسی ریاست کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اس کی رٹ قائم ہے. میں سرفراز بگٹی کی بات کر ہی نہیں رہا کیونکہ بلوچستان میں اس کی جو حکومت ہے اس کی اوقات ہی کیا ہے. ایک ٹکے کے آدمی کی بات کرنا میرے لیے تو کم سے کم نہیں ہے کہ اس کی حکومت کہوں کہ سرفراز بگٹی کی حکومت ہے. ہاں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کو بطور وزیر اعلیٰ بٹھا دیا گیا ہے. تو اس طرح جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ کمانڈر ان چیف اپنا چیف آف بلوچ لبریشن آرمی, کمانڈر ان چیف آف بلوچ لبریشن آرمی بشیر زیب بلوچ نے جو اعلان کیا ہے
बेरहम जंग के हवाले से उसका पस मंज़र क्या है। उसका पस मंज़र अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो फिर वो ये है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और बीएलए के दरमियान किसी न किसी सतह पर जो जंगी कैदियों के तबादले के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकरात नाकामी से दो चार हो चुके हैं या फिर डेडलॉक का शिकार हैं। यकीनन इस वक्त रियासत बदतरीन दबाव में है और रियासत चाहती है कि अपने कैदियों को, अपने जवानों को वहाँ से छुड़वा कर और फिर फतह के जो है वो नगमे गाए कि देखें हमने किस तरह इतने दर्जनों हमने बीएलए के लोगों को मार दिया और फिर हमने अपने बंदे निकलवा लिए। लेकिन अगर उनकी जगह पर कोफन्स आते हैं तो फिर रियासत का मोराल कहाँ पर खड़ा होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मसला ये है कि इस वक्त जिस तरह पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कमांडर इन चीफ ऑफ बलोच लिबरेशन आर्मी बशीर ज़ेब बलोच ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि आइए इस दुश्मन और इसके दलालों के खिलाफ निकलें, आइए इस दुश्मन और इसके दलालों के खिलाफ निकलें, एक शदीद और तेज इंतहाई बेरहम जंग का आगाज करें। इस इंतजार में नहीं रहें कि कब दुश्मन किसी की औलाद, किसी की बहन, किसी की बेटी को अपने जुल्म का शिकार बनाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कब शुरू होगी, क्योंकि इस वक्त रियासत के पास तकरीबन 7 बलोच बेटियां उनकी जबरी कैद में हैं, जिनको जबरी तौर पर हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। महजबी बलोच को तो 1 साल होने को आ रहा है। 25 मार्च 2025 को उनको हिरासत में लिया गया था। तो इस तरह जो कुछ चल रहा है और बशीर ज़ेब ने ये जो बात की है, इसको हम क्या कहें, ये जंग कब शुरू हो सकती है और इसके अहदाफ क्या हो सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं या जहाँ तक मैं इन चीज़ों को तलाश कर सका हूँ, उसके मुताबिक ये है कि अब अगर ये इंतहाई बेरहम जंग का आगाज़ होता है तो फिर ये अपनी इंतहा को ज़रूर पहुँचेगी। ये आगाज़ अपने इंतहा को ज़रूर पहुँचेगा। फिर इधर या उधर मामला कहीं ना कहीं ज़रूर होगा और ये जंग अपने जो अहदाफ हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीएलए और बीएलएफ के जो हमले हैं, जिस तरह बीएलएफ ने चाही पे जो अटैक किया या फिर बीएलए ने जो हीरोफ 2 किया या बलूचिस्तान में जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके बाद जो इनके अहदाफ थे उसमें तो ये कामयाब रहे। बलूचिस्तान में जो धड़ाधड़ जो एमओयू साइन हो रहे थे, सरमाकारी हो रही थी, वो सब रुक चुकी है, सब खत्म हो चुका है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में सवाए चीन के और कोई नज़र नहीं आ रहा। और चीन ने भी जितने प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था, मेरी इतलात के मुताबिक चीन ने भी बलूचिस्तान में अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स है उन पर काम रोक दिया है। जब ये सब कुछ हो रहा हो और फिर इस तरह बेरहम जंग का आगाज कर दिया जाता है तो फिर ये जंग जब तक जीती या फिर हारी नहीं जाती तब तक ये जंग जारी रहेगी। और इसका जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इसका मतलब यही है कि कैदियों के तबादले के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो किसी न किसी सतह पर या तो ख़त्म हो चुके हैं या तो डेडलॉक का शिकार हैं। और अगर डेडलॉक का शिकार हैं तो फिर मुमकिन है कि फिर राब्ता हो, क्योंकि इस वक्त तक इन कैदियों के हवाले से जो बीएलए के पास है उनके हवाले से फैसले का ना आना और जो बीएलए की अदालत है उसका वो फैसले को तातुल में रखना या फिर फैसले को के अमल दरामद को मौखर कर देने की बात है, उसके हवाले से कोई डेट न देना या फिर कोई भी चीज़ सामने ना आना, ये जाहिर करता है कि बीएलए भी इस वक्त किसी बड़ी जंग या किसी बड़ी लड़ाई के मूड में नहीं है, कि वो भी चाहती है कि खैर खैरियत से कैदियों का तबादला हो जाए, फिर अगले मरहले पर देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर होगा दमादम मस्त कलंदर, फिर या तो तख्त या तख्ता। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।